सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौर पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 में हिंदी विषय में जो वसंत पुस्तक है उसका अध्याय 13 मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की मनोभावनाओं को व्यक्त किया है। बच्ची चाहती है कि वह सदैव छोटी ही बनी रहे ताकि माँ का लाड़ प्यार, उसकी ममता, उसके आंचल की छांव सदैव उसके ऊपर बनी रहे। बड़ी होने पर माँ का साथ कम हो जाता है, इसलिए बच्ची चाहती है कि वह सदैव छोटी ही बनी रहे। तो पाठ में सबसे पहले लेखक के परिचय की बात करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म अल्मोड़ा जिला, जो कि अब बागेश्वर जिला बन गया, तब का उत्तर प्रदेश था और वर्तमान का उत्तराखंड। यहाँ कोसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही इनकी माँ के देहांत हो गया था, अतः उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। ये उनकी 8वीं संतान थे। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था, लेकिन इनको अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। अब इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं की, उन रचनाओं की बात करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीण, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, लोकायतन, मुक्ति यज्ञ, तारापी, मानसी, रजत शिखर, सोवन, अंतिमा। उपाधि और सम्मान इनको जो मिले, भारतीय ज्ञानपीठ, इसको पीठ पढ़िएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, और इसको भी आप थोड़ा ठीक करके पढ़िएगा, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया था। पाठ के सार की हमने बात कर ली है पहले। अब इसमें जो पद्यांश है उनकी सह प्रसंग व्याख्या और भावार्थ, इसको हम देख लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसका भावार्थ देखते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी न छोड़ूं। अब अगला पद्यांश देखते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका भावार्थ है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। इससे अगला जो पद्यांश है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने पर के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती संवारती है, फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौनों से भी नहीं खिलाती, परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती। इससे अगला पद्यांश है।
ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा सने न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा ये चंद्रोदय। अब इसमें कविता के अंतिम पद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं माँ के अंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही बना रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं जो पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के प्रश्न है कविता से। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, मिलती रहे की जगह मिलता, प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें, माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिले, इसलिए सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हों मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करोगे? तो इसका उत्तर है, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हों मैं की कामना की गई है। और हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। छोटे बने रहने में फ़ायदा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लाभ होता है। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। इस कविता का आशय है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े होने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है, वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। चौथा प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? तो उत्तर है, माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसका आंचल पकड़ कर चलना, उसके हाथों खाना, उसके हाथों सजना संवरना। इस कविता में नज़दीकियों की स्थितियाँ बताई गई है। बार बार इसमें आंचल शब्द आया है, तो जो माँ की साड़ी का जो पल्लू है, कपड़ा है, वो उसका आंचल है। अब इसमें अगले प्रश्न देखते हैं हम। ये जो प्रश्न है वो इस कविता से हटकर है, जो आपके जीवन से संबंधित है या आपकी कल्पना से संबंधित है, इस प्रकार के इसमें प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो उत्तर है, वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती, वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है, वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों नहलाती धुलाती और तैयार करती है, वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है, धूल आदि पोंछ कर हमें सजाती संवारती है, वह हमें परियों की कहानियाँ भी सुनाती है। प्रश्न 2, यह क्यों कहा गया कि बड़ा होकर माँ बच्चे को छलती है? तो इसका उत्तर है, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे न तो नहलाती धुलाती है और न ही अपने हाथ से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। तीसरा प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इसे कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर है, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती और पढ़ाती है। अब आगे के जो प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना के आधार के प्रश्न है। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है?
चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो इसका उत्तर है बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आंखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। दूसरा प्रश्न, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो इसकी इस प्रकार से हम कहानी बना सकते हैं। वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में, शयनागार में, छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल उससे माँ से पूछने होते हैं। माँ तुम क्या कर रही हो, माँ तुम क्या बना रही हो, माँ ये क्या है, माँ ये कैसे होता है। रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी। बैठक में जाकर वह कहती होगी कि वह टीवी चलाएगी। तो इस प्रकार से एक कहानी इसमें बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो और लिखो। माँ अपना एक दिन प्रातःकाल उठकर रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वह प्रातः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, फिर शाम का खाना बनाती है। कुछ विशेष मौक़ों पर मेहमानों के आ जाने पर उसके लिए विशेष भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमान के विश्राम का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी के बीमार होने पर भी पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखरेख पर ध्यान देती है। त्यौहार के दिनों में त्यौहार की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा व विशेष भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ की दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। अब भाषा की बात के अंतर्गत देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है। और शब्द है स्नेह। तो स्नेह शब्द छोटे के लिए, प्रेम के लिए आता है। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। प्रेम ये छोटे बड़े सभी के लिए आ सकता है। राम और लक्ष्मण दोनों का, राम और लक्ष्मण का प्रेम एक उदाहरण है, एक मिसाल है। शांति, शांति का मतलब हलचल न होना। अब इसमें कोई गलत नहीं होता है कि कोई भय नहीं होता है, लेकिन हलचल नहीं होती। तो नेहा घर में आज इतनी शांति क्यों है। सन्नाटा, सन्नाटे का मतलब वातावरण में चुप्पी होना, यानी जानबूझ के या किसी कारण से लोग बोल नहीं रहे हैं। जैसे रात के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है, तो इसका कारण है कि सब लोग सोए रहते हैं, इसलिए सन्नाटा छा जाता है। धूल, धूल का अर्थ है मिट्टी। चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है, अर्थ स्पष्ट हो गया। राख, लकड़ी या कोयले के जलने के बाद जो पदार्थ बचता है उसको हम राख कहते हैं। तो राख कोयले से बनती है या लकड़ी के जलने से बनती है। ग्रह, ग्रह का अर्थ नक्षत्र है। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं जो आसमान में ग्रह हैं। और यह गृह, गृह का मतलब घर है, घर, हाउस। ओजस्वी को गृह कार्य नहीं मिला, तो ये गृह का मतलब घर है और वो ग्रह का मतलब नक्षत्र है। तो उच्चारण भी ग्रह और गृह। अगले शब्द हैं निधन। निधन का मतलब मृत्यु है। सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ये निर्धन, निर्धन का मतलब गरीब। हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी है। समान, समान का मतलब बराबर। हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। और यह है सामान, सामान का मतलब कोई वस्तु। घर में सामान बिखरा पड़ा है। तो ये कुछ एक जैसे शब्द थे और इनका अर्थ इनका अलग अलग है, ऐसे शब्द हमने देखे हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में दिन रात शब्द आए हैं। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो जैसे दिन रात, ये शब्द है दिन रात। अब ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, इस प्रकार के शब्द हैं। आना जाना, आज त्यौहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। छोटा बड़ा, हम छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मरण, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है।
अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर है। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगा रहता है। भला बुरा, हमें भला बुरा देख कर ही कार्य करना चाहिए। तो ये जिस प्रकार से दिन रात शब्द था और एक दूसरे के विलोम हैं लेकिन इसका प्रयोग होता है, इसी प्रकार के आना जाना, छोटा बड़ा, जीवन मरण, अपना पराया, लाभ हानि, भला बुरा, इस प्रकार के और भी शब्द है और उनको वाक्य के प्रयोग में हमने इनको देखा है। तो इस प्रकार से ये पाठ अब समाप्त होता है। मैं सबसे छोटी हूँ, अध्याय 13, वसंत, कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ ठीक प्रकार से समझ में आया। इसके हमने पद्यांश के भावार्थ भी इसमें किए हैं और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी नहीं किया है। कुछ इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। सज्जित, सज्जित का मतलब सजा हुआ। और गात, गात शब्द है तो गात का मतलब होता है शरीर। थमा, थमा का मतलब देकर, उसको थमा दिया यानी उसको दे दिया। सुखद, सुख देने वाली। स्नेह, लाड प्यार। निस्पृह, बिना कुछ चाहे सहज भाव से। निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर होना। चंद्रोदय, चंद्रमा का निकलना। तो इस प्रकार से ये पाठ हमने पूर्ण किया है। अब एक नए पाठ के साथ में फिर आपसे भेंट होगी, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा।